अमीन ग्रुप का एल्काइलेशन कैसे करेंगे? देखो, ये मैंने आपको प्रिपरेशन में भी कराया था। ठीक है, आपने क्या किया, आपने लिया एक RnH2, ठीक है, और उसको रिएक्ट करा दिया RX के साथ। ठीक है, R N के साथ रिएक्ट करके सेकेंडरी अमाइन बनाएगा और HX बाहर हो जाएगा, साइड प्रोडक्ट। ठीक है, एक और RX के साथ कराया तो टर्शरी अमीन बनेगा, और एक और RX के साथ कराया तो क्वाटनरी अमीन बनेगा। तो इसमें हमने आपको समझाया क्या था? इसमें हमने आपको समझाया था इसके अंदर हमें प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटनरी अमीन का मिक्सचर मिलता है। ठीक है, यह है एल्काइलेशन। अब दूसरी चीज आती है एसाइलेशन। अब जरा इसको समझना आप। पहले तो एसाइलेशन के लिए आप एसाइल ग्रुप को समझो। ये है एसाइल हैलाइड, एसाइल, और ये है आपका हैलाइड। तो एसाइल ग्रुप का मतलब क्या है? ये जोड़ना है। एसाइल ग्रुप का मतलब क्या है? RCO प्लस जोड़ना है आपको। ठीक है, RCO प्लस जोड़ोगे कैसे आप? हमने RnH2 लिया और उसको रिएक्ट करा दिया RCOX के साथ, जिसमें X यानी कि आपका Cl H के साथ रिएक्ट करता है और HCl बाहर हो जाता है और बनता है RCONHR। यह है क्या? सेकेंडरी अमाइड। ठीक है, अगर मैं इसको बना के दिखाऊं तो ये क्या है? यह है RC डबल बॉन्डेड ONH और R। ठीक, खत्म बात। अच्छा, ये क्या है आपका? अमाइड। अमाइड है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एसाइलेशन। अब जरा एनसीईआरटी देखो क्या कह रही है एसाइलेशन के बारे में। वो कह रहा है इस एसाइल ग्रुप को जब आपने रिएक्ट कराया किसी बेस की प्रेजेंस में, इसका ध्यान रखना बेटा, ये रिएक्शन हुई है बेस की प्रेजेंस में, तो इंटरमीडिएट क्या बना है? देखो हुआ क्या, ये जो लोन पेयर था ना नाइट्रोजन का, उसने सी पे अटैक किया। डबल बॉन्डेड था ऑक्सीजन, उसने अपना डबल बॉन्ड पे जो इलेक्ट्रॉन थे वो O को दे दिए। O पे नेगेटिव चार्ज आ गया, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज से यहाँ पे बॉन्ड आया और H प्लस बाहर हो गया। कौन बाहर हो गया? H प्लस। और यहां से O ने अपना नेगेटिव चार्ज इसको देके फिर डबल बॉन्ड बना दिया और इस Cl ने इसका इलेक्ट्रॉन छीन लिया। किसका? कार्बन का। अब आपको ये ध्यान देना है, यहां पे ये निकला आपका इलेक्ट्रोपॉजिटिव और Cl निकला आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव। इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसलिए क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को नाइट्रोजन ने ले लिया, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए क्योंकि इसने कार्बन का इलेक्ट्रॉन ले लिया। ठीक है, और HCl बाहर हो गया। कौन बाहर हो गया? ठीक, चलो सेकेंडरी अमीन के साथ भी रिएक्शन हो सकती है, वो मैं करके दिखा देता हूं। देखो RNHR RCOCl, क्या बाहर होगा? HCl। HCl बाहर होगा और मिलेगा क्या? बेस की प्रेजेंस में RnR COR। ठीक है, टर्शियरी रिएक्ट नहीं कर पाएगा क्योंकि H ही नहीं है। ठीक है, तो एल्काइलेशन और एसाइलेशन समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। अब अगली इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है
कार्बिल अमाइन रिएक्शन, ठीक है। ये टेस्ट टू डिस्टिंग्विश के लिए भी यूज होता है। देखो क्या है, हमने प्राइमरी अमीन लिया, याद क्या रखना है, प्राइमरी अमीन, और रिएक्शन कराया CHCl3 के साथ, क्लोरोफॉर्म, इन प्रेजेंस ऑफ KOH, ठीक है, और हीट कर दिया। हमें मिला क्या, आइसोनाइट्राइल ग्रुप। इसकी स्मेल है, ठीक है, फॉल स्मेल आती है, फॉल स्मेल बोल रहा हूँ, रोटेनिक स्मेल बोल रहा हूँ, ठीक है, सड़ी हुई स्मेल आती है इसमें से, और ये आपका टेस्ट टू डिस्टिंग्विश के काम आएगा। प्राइमरी अमीन को किसी और के साथ, ठीक है, देखो यहां पर एनसीईआरटी ने कहा भी है, दिस रिएक्शन इज नोन एज कार्बिल अमाइन रिएक्शन और आइसोसाइनाइड टेस्ट एंड इज यूज्ड टू टेस्ट फॉर अ प्राइमरी अमीन। किसके टेस्ट में काम आता है, प्राइमरी अमीन। और ये देखो ये लिखा, इसमें कैसी स्मेल आती है, फाउल स्मेल आती है, ठीक है। अच्छा, करा क्या हमने कार्बिल अमाइन टेस्ट में, हमने प्राइमरी अमीन लिया, उसको क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्शन कराया KOH की प्रेजेंस में, और उसने हमें दे दिया आइसोनाइट्राइल। आइसोनाइट्राइल की स्मेल थी और ये डिटेक्ट हो गया कि ये प्राइमरी अमीन है। सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन ये रिएक्शन नहीं करेंगे, तो प्राइमरी अमीन का सेकेंडरी और टर्शियरी अमीन से टेस्ट टू डिस्टिंग्विश हो गया, ठीक है। प्राइमरी अमीन हो या एनिलीन हो, प्राइमरी अमीन और एनिलीन दोनों ही देंगे टेस्ट। इसका मतलब कोई आपसे कहे कि प्राइमरी अमीन और एनिलीन का टेस्ट टू डिस्टिंग्विश करो, तो ये टेस्ट काम नहीं आएगा, क्योंकि ये वाला टेस्ट प्राइमरी अमीन भी दे देगा और सेकेंडरी अमीन भी दे देगा, ठीक है। अब जरा ध्यान दो, ये है प्राइमरी अमीन RNH2, CHCl3 और KOH। 3 KOH ले लो, क्योंकि ये तीनों के तीनों के Cl के साथ जाएंगे। किसके साथ जाएंगे, ये गए तीनों के Cl के साथ गए। अब अब जितने भी H है उनको OH के साथ पानी निकाल दो, ये लो, ये रहे H, एक ये रहा H, और ये रहे 3 OH। तो क्या क्या बाहर हो गया, जरा ध्यान देना, 3 KCl बाहर हो गए, 3 H2O बाहर हो गए, बचा क्या, R, N और C, और हॉल्समैन। प्राइमरी अमीन ने टेस्ट दे दिया। यही पूरा टेस्ट चलेगा किसके लिए, एनिलीन के लिए। बस यहां एनिलीन लिख लो, ठीक है। चलो, अब ये तो हो गया आपका प्राइमरी अमीन का किसी के साथ। अच्छा, अगर कोई कहे टेस्ट टू डिस्टिंग्विश करो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन के लिए, फॉर प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन कौन सा टेस्ट यूज करेंगे, हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट। अब इससे पहले मैं आपको हिंसबर्ग रिएजेंट का मतलब तो बता दूं कि भाई हिंसबर्ग है क्या। हिंसबर्ग रिएजेंट वो ये है, ठीक है। अब ये किसके साथ रिएक्ट करेगा देखते हैं।
हम बात कर रहे हैं प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी की। तो सबसे पहले लो प्राइमरी अमीन। और प्राइमरी अमीन यानी कि RNH2 को रिएक्ट करा दो हिंसबर्ग एजेंट के साथ, तो आप देखोगे ये HCl निकाल देता है। एक H एक Cl गया और HCl गया, तो मिला क्या? RNH SO2 बेंजीन। ठीक है, ये अभी इसके पास एक H और है, तो ये अभी एक्वस QH में और घुलेगा। ठीक है, तो सॉल्युबल है ये, सॉल्युबल इन एल्कली, यानी कि अभी KOH के साथ भी रिएक्ट करेगा। याद रहेगा। तो ये तो बात हुई प्राइमरी अमीन की। और अगर हम बात करें सेकेंडरी अमीन की, तो सेकेंडरी अमीन की बात करते हैं, तो ये है आपका सेकेंडरी अमीन RNHR। ठीक है, अब इसको किसके साथ रिएक्शन कराऊं? हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, हिंसबर्ग रिएजेंट ये रहा आपका हिंसबर्ग। कहाँ है HCl? ये रहा Cl और वो रहा H, कर दो बाहर। ये रहा H और ये रहा आपका Cl, हो गया HCl बाहर। अच्छा, बना क्या? RNR, लेकिन अब इसके पास H खत्म हो गए, खत्म, नॉट सॉल्युबल इन एल्कली। ये एल्कली में नहीं घुलेगा। अच्छा, अगर मैं टर्शियरी की बात करूं तो उसके पास तो एक भी H नहीं है, तो वो रिएक्ट कैसे करेगा इससे, इस रिएजेंट से? ये आपका टर्शियरी, इसका क्या है? नो रिएक्शन। तो पता चल गया, प्राइमरी होगा तो एल्कली में सॉल्युबल होगा, सेकेंडरी होगा तो रिएक्ट करेगा, और टर्शियरी होगा तो रिएक्ट ही नहीं करेगा। तो यह है हिंसबर्ग रिएजेंट टेस्ट, इस नाम से भी आ सकता है, या किसी प्राइमरी और सेकेंडरी को टेस्ट टू डिस्टिंग्विश के काम में आ सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं एनसीईआरटी क्या कहती है। रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। अब जरा ध्यान देना, नाइट्रस एसिड मतलब HNO2। रिएक्शन विद HNO2 नाइट्रस एसिड। अब मैंने RNH2 को HNO2 के साथ रिएक्शन कराया, NaNO2, और कम टेम्परेचर पे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, आप इसको लिख लो, या 273 से 278 केल्विन। क्या बना? RNC। ठीक है, RN2C, N2Cl, एक मिनट रुको, HCl की प्रेजेंस में ये जो बना, ये है डाइजोनियम सॉल्ट, डाइएजोनियम सॉल्ट। ठीक है, इसको आप बोल सकते हो एल्काइल डाइजोनियम क्लोराइड। दोबारा बोल रहा हूं, एल्काइल डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, ये डाइजोनियम क्लोराइड जो है अनस्टेबल है। अनस्टेबल है मतलब टिकेगा नहीं, नहीं, ये मॉइस्चर के साथ ही रिएक्ट कर जाएगा, एटमॉस्फेयर के, और ROH, N2 और HCl दे देगा। एक बार एनसीईआरटी का चेक करते क्या कह रही है एनसीईआरटी। प्राइमरी एलिफेटिक अमीन रिएक्ट्स विद नाइट्रस एसिड टू फॉर्म एलिफेटिक डाइजोनियम सॉल्ट विच इज बीइंग अनस्टेबल। इस बात पे ध्यान दो, जो स्टेबल नहीं है। लिबरेट नाइट्रोजन गैस क्वांटिटेटिवली एंड अल्कोहल, जो अल्कोहल और नाइट्रोजन गैस और HCl निकाल देता है। ठीक है, अच्छा, अगर मैं प्राइमरी अमीन की जगह बेंजीन लूं तो वो तो रेजोनेंस कर सकता है, तो हो सकता है उसका
जो कंपाउंड बने वो स्टेबल हो, देखते हैं। और वो कंपाउंड हमने देखा था लेसन नंबर 10 में, जब हमने गटरमान रिएक्शन के लिए डाइजोनियम सॉल्ट बनाया था। जरा देखो, ये है आपका एनिलीन, और इसको मैं रिएक्शन करा रहा हूं HNO2 या HNO3 के साथ, ठीक है। NaNO2 HCl की प्रेजेंस में, फिर वही लो टेम्परेचर 273 टू 278 केल्विन, और ये मुझे देता है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट या बेंजीन डाइजोनियम हैलाइड। यहाँ क्लोरीन है तो क्लोराइड, और बाहर निकालता है NaNO2, उसकी कोई जरूरत नहीं है, छोड़ो साइड प्रोडक्ट की। हाँ, तो ये है आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। ये स्टेबल है, ये भी ज्यादा स्टेबल नहीं है। अगर मैं इसको मॉइस्चर के साथ नहीं, वार्म वाटर के साथ रिएक्ट कराता हूं तो ये रिएक्ट करेगा। और वही बनाएगा, उसने बनाया था अल्कोहल, ये बनाएगा फिनॉल। इसकी और बहुत सारी रिएक्शंस हैं जिसको मैं भी दिखाऊंगा आपको, ठीक है। इसे कहते हैं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है। लेसन नंबर 10 में हमने इसकी कई सारी नेम्ड रिएक्शंस भी देखी है। अभी और कुछ रिएक्शंस देखेंगे, उसके लिए मैं जगह छोड़ रहा हूं। आगे चलते हैं। अब बारी आती है हेलोजन के साथ रिएक्शन की, यानी कि एनिलीन की रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की। एनिलीन रिंग पर कैसे सब्स्टिट्यूट करता है चीजों को, देखते हैं। तो एनसीईआरटी के हिसाब से सबसे पहली रिएक्शन जो हमारे पास आ रही है वो है ब्रोमीन की, एडिशन ऑफ ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ वाटर। एनिलीन को अगर हम ब्रोमीन दें बिना किसी रिएजेंट के, जैसे हम पहले एनहाइड्रस AlCl3 लेते थे, AlBr3 लेते थे, FeCl3 या FeBr3 लेते थे डार्क में, ठीक है, उसकी जरूरत नहीं है। सीधा रिएक्ट कराओ, और ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है एनिलीन, तो ये तीनों जगह पर ब्रोमीन लगा लेगा। अच्छा, तीनों जगहों पे लगा लेगा ब्रोमीन, और एक वाइट पीपीटी वाला सॉल्ट ओ सोल्यूशन बनाएगा। देख लेते हैं, वाइट पीपीटी बोला है एनसीईआरटी ने। The main product encountered during the electrophilic substitution reaction aromatic is very high reactive. ये देखो, ये बोला इसने, the main problem encountered during the electrophilic substitution reaction of aromatic amines is that of their very high reactivity. Substitution tends to occur ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन दोनों पे एक साथ सब्स्टिट्यूशन हो जाता है, और इससे हमें एक नहीं ट्राई डेरिवेटिव देखने को मिलता है। तो मोनो डेरिवेटिव नहीं मिलता, इससे हमें ट्राई डेरिवेटिव देखने को मिलता है। तो मोनो डेरिवेटिव कैसे बनाएंगे, वो बनाएंगे, लेकिन इसकी प्रेसिपिटेट क्यों नहीं लिखी इसमें। ये रहा व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन। व्हाइट पीपीटी है, नाम है 246 ट्राई ब्रोमो एनिलीन, ठीक है। ट्राई हैलाइड डेरिवेटिव है ये, किसका, एनिलीन का, ठीक है। अब इसके बाद अगर मैं आपसे कहूं कि एक ही जगह लगाओ तो आप क्या करोगे, तो हम कहेंगे भैया सबसे रिएक्टिव कौन है, NH2, उस NH2 को हटा दो। कैसे हटा दें, फॉर मोनो डेरिवेटिव एनिलीन, एक जगह लगाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम प्राइमरी अमीन को रिएक्ट कराएंगे एसिड एनहाइड्राइड के साथ,
ठीक है, क्या होता है बता दूंगा। इन प्रेजेंस ऑफ बेस, अब देखते हैं एनसीईआरटी यही कर रही है, जिससे इसके ऊपर ये लग जाए NHCO CH3, ठीक है, और CH3COOH बाहर हो जाए। पहले मैं आपको बताऊं ये है क्या, ये है एसिड एनहाइड्राइड, जो इसको ये हिस्सा देगा, ठीक है, और इसको अमाइड बना देगा एक। अब ये क्या है, ये एक अमाइड है, ठीक है। तो ये अमाइड जो है ना, अब इसको रिएक्ट कराएंगे, ब्रोमीन के साथ। ये कम रिएक्टिव है इन प्रेजेंस ऑफ बेस या एसिड, तो हमें ये एक ही जगह पर मोनोडेरिवेटिव ब्रोमीन ही देगा। NHCO CH3, ठीक है। अब जो ये बना है ये मोनोडेरिवेटिव ब्रोमीन है, लेकिन ऊपर तो ये आ गया। अब इसको हटाओ, कैसे हटाएं, और ये कैसे लाएं, किसी एसिड या बेस की प्रेजेंस में। एक मिनट रुको। ये यहां से हटाओ, यहां रखो। अब ठीक है, और ये हुआ है CH3COOH की प्रेजेंस में, ठीक है। तो मैंने किया क्या, मोनो डेरिवेटिव बनाने के लिए, यानी कि एक पर लगाने के लिए, मोनो डेरिवेटिव बनाने के लिए मैंने इसको रिएक्ट कराया, किसके साथ, मैंने इसको रिएक्ट कराया एसिड एनहाइड्राइड के साथ। किसके साथ, एसिड एनहाइड्राइड के साथ। जब मैंने इसको एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट कराया, तो एसिड एनहाइड्राइड के साथ रिएक्ट करके इसने अमाइड बनाया, ठीक है। अमाइड कम रिएक्टिव है, इसलिए उसने ब्रोमीन के साथ जब रिएक्ट करा तो प्राइमरी अमीन वो मोनो डेरिवेटिव बनाया, ठीक है। पैरा पे मेजर लगता है, ऑर्थो पे माइनर लगता है, ठीक है। मतलब पैरा पे जो लगता है वो ज्यादा लगता है, बन गया कंपाउंड। अब ये हटाने के लिए अमाइड ग्रुप मैंने रिएक्शन कराई एसिड या बेस से। अब इस चीज को ध्यान रखना, मैं हर बार यही करूंगा। पहला रिंग सब्स्टिट्यूशन करा है और इसको हमने बोल दिया ब्रोमिनेशन, एनिलीन का ब्रोमिनेशन, ब्रोमीन ग्रुप का जुड़ना एनिलीन पे, खत्म कहानी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका ब्रोमिनेशन। अब बारी आती है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन ऑफ अमीन, ठीक है। नाइट्रेशन करके देखते हैं। अब जो नाइट्रेशन है वो है NH3 का जुड़ना H2SO4 की प्रेजेंस में, ठीक है। जब हमने पहली ऐसी रिएक्शंस देखी तो हमने देखा है कि NH2 तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो ऑर्थो या पैरा पोजीशन पे जुड़ना चाहिए NO2, ऐसा होना चाहिए। हुआ भी, NO2 जाके ऑर्थो पे और पैरा पे जुड़ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इसके साथ साथ मेटा पे भी जुड़ा, तो हमने सोचा थोड़ा बहुत जुड़ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगर थोड़ा बहुत जुड़ता तो कोई दिक्कत नहीं थी,
51%, ये कितना था 47%, और ये कितना था 2%। ठीक है, मैं फिर भी एक बार एनसीईआरटी का चेक कर लेता हूँ। उल्टा लिख दिया ना, 47% इसका है। ठीक है, अब ये ऑलमोस्ट हाफ है, इसको हम निग्लेक्ट नहीं कर सकते। 2-3% होता तो हम ध्यान नहीं देते। तो ये क्यों बना? ठीक है, दिक्कत क्या है? ये मेटा डेरिवेटिव कब से हो गया? मेटा डेरिवेटिव कब से हो गया? ये तो और तो पैरा डेरिवेटिव है। कौन? एनिलीन। एनिलीन ऑर्थो पैरा डेरिवेटिव है। तो मेटा डेरिवेटिव कौन है? तो हमने देखा ये जो रिएक्शन है ना, ये एसिडिक मीडियम में हुई है। किस में हुई है? तो क्या दिक्कत है भाई? एसिडिक मीडियम का इसके मेटा डेरिवेटिव से क्या लेना देना है? भाई एसिडिक मीडियम में क्या होगा उसको देखो। तो यहां ध्यान दो, इन एसिडिक मीडियम में एनिलीन जो खुद बेस है रिएक्ट्स विद एसिड। एनिलीन रिएक्ट करता है एसिड के साथ, और एसिड यहां कौन है? H2SO4। ठीक है, अब जरा ध्यान दो, ये है आपका एनिलीन, ये है आपका H2SO4, और इसके साथ रिएक्ट करके बनाता है एनिलीनियम आयन। क्या बनाता है? एनिलीनियम आयन। अब बात को समझना, एनिलीनियम आयन इज मेटा डायरेक्टिंग। अब पता चला मेटा डायरेक्टिंग कौन है, वो ये है। और एनिलीनियम आयन कब बना? H2SO4 के साथ रिएक्ट करने पे। इसलिए हमें कुछ अमाउंट मेटा डायरेक्टिंग भी देखने को मिलता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा तीसरा हम इसी में देख चुके हैं, वो है सल्फोनेशन। अब सल्फोनेशन का मतलब होता है H2SO4 के साथ रिएक्शन, वो तो देख लिया हमने। अगर मैं एनिलीन लेता हूं और ये सोचता हूं कि एनिलीन पर H2SO4 वैसा ही रिएक्शन करेगा जैसे पहले करते थे ओलियम के प्रेजेंस में, क्या होता था? OH माइनस HSO3 टूटता था और अटैक कर देता था। तो ऐसा नहीं होगा, ये एसिड है, H2SO4 एसिड है, और ये लुईस बेस है, तो सीधी सीधी रिएक्शन कर लेगा। और लुईस बेस का कारण है ये लोन पेयर, इस लोन पेयर पे H2SO4 का अटैक हो जाएगा। हो जाएगा और बनेगा क्या? NH3 HSO4 माइनस। ठीक है, अब ये HSO4 NH, ठीक है, इस कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, NH3 प्लस इधर और HSO3 माइनस इधर। ठीक है, मेरी बात को समझना, यहाँ पे पानी निकला है यहां से यहां तक आते हुए, HSO4 माइनस का OH और इस वाले कार्बन का H, यहां पर एक H और इसके पास एक OH, तो H2O निकल गया तो हमें फाइनली क्या मिला? ये, और ये है क्या? ज्विटर आयन। भाई ये ज्विटर आयन तो है, लेकिन ज्विटर आयन होता क्या है? देखो, ज्विटर आयन एम्फोटेरिक होता है। कैसा होता है? क्यों भाई? देखते हैं।
NH3 प्लस और HSO4 SHO3 माइनस, इसमें ये अपना बेसिक नेचर दिखा रहा है H आयन गेन करके, और ये OH लूज करके एसिडिक नेचर दिखा रहा है, और दोनों एक साथ हो रहे हैं इसलिए दोनों एम्फोटेरिक नेचर दिखा रहे हैं। यह है आपका ज्विटर आयन। ठीक है, अच्छा अब एक और बात, एक और रिएक्शन थी जिसे हम कहते थे फ्रीडल क्राफ्ट्स रिएक्शन। उसमें हम देखते थे आपका एल्काइलेशन और एसाइलेशन, लेकिन एनिलीन दोनों ही नहीं करता। क्यों, देखते हैं। यह है आपका एनिलीन और यह है RX एल्काइल ग्रुप जो जुड़ेगा, लेकिन किसकी प्रेजेंस में होगा, एनहाइड्रस AlCl3। अब एनहाइड्रस AlCl3 कौन है, एनहाइड्रस AlCl3 है लुईस एसिड, यानी कि इलेक्ट्रॉन की कमी वाला। लेकिन ये कौन है, लुईस बेस। तो ये ही रिएक्ट कर जाएंगे। क्या किसी रिएक्शन में कैटलिस्ट को रिएक्ट करना चाहिए रिएक्टेंट से, नहीं, तो ये तो सॉल्ट बना देंगे, और ऐसा नहीं होना चाहिए। और ऐसा ही सेम होगा एसाइलेशन में। अब उसको क्या मतलब एल्काइलेशन से एसाइलेशन से, वो RCOX या RX के साथ थोड़ी रिएक्ट कर रहा है, वो तो रिएक्ट कर रहा है AlCl3 से। ठीक है, तो अब बात क्या क्या ध्यान रखने वाली है, आ जाओ एनसीईआरटी पे। पहली बात तो ये कि ब्रोमिनेशन में आपको ये ध्यान रखना है कि ब्रोमीन के साथ बहुत विग्रेसली रिएक्ट करता है एनिलीन, और 3 जगहों पे यानी कि दोनों ऑर्थो और एक पैरा पे अटैक करवा देता है ब्रोमीन का, और हमें देता है ट्राई डेरिवेटिव। अगर आपको चाहिए मोनो डेरिवेटिव तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको इसको पहले रिएक्ट कराना होगा CH3CO COCH3 से, यानी कि क्या है ये, एसिड एनहाइड्राइड। ठीक है, और इसे कन्वर्ट करना होगा एक अमाइड में। अमाइड कम रिएक्टिव है इसलिए ब्रोमीन के साथ एक्शन करेगा, एक ही मेजर प्रोडक्ट बनाएगा पैरा पे। ठीक है, फिर उसको अगर आपको हटाना है इसको, तो आप एसिड या बेस के साथ इसकी रिएक्शन करा दीजिए, आपको प्राइमरी मिल जाएगा। अच्छा, सेम रिएक्शन नहीं हो सकती HNO3 के लिए, होगी, अभी करा के दिखाते हैं। पहले ये देखो, नाइट्रेशन, अभी जो बताया था मैंने, डायरेक्ट नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन यील्ड्स टू ट्राई ऑक्सीडेशन प्रोडक्ट इन एडिशन टू द नाइट्रो डेरिवेटिव्स। क्यों, अब देखो, मोर ओवर इन द स्ट्रांगली एसिडिक मीडियम एनिलीन जो है वो प्रोटोनेट हो जाता है और बनाता है एनिलीनियम आयन जो मेटा डायरेक्टिंग का है। ये है वो रीजन। क्वेश्चन आता है मेटा डायरेक्टिंग 47% या मेजर अमाउंट में क्यों मिलता है। ठीक है, that is why besides the ortho and para derivative significant amount of meta derivative is also formed. बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। However, protecting the NH2 group by acetylation reaction with the acidic anhydride, the nitration reaction can be controlled. अब फिर दोबारा वही करा है, देखो पूरी रिएक्शन सेम है, मैंने फिर से एसिटाइलेशन करा, मैं करके दिखा देता हूँ। जगह नहीं है, जगह बनाए थे थोड़ी सी, देखो अब करने में क्या करना है, सेम वही प्रोसेस करना है जो अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था, यानी कि एसिटाइलेशन। देखो ये रहा एसिटाइलेशन, पहले तो इसको कॉपी करो, वही अमाइड ग्रुप बनाओ,
लिख लो, फॉर कंट्रोल्ड नाइट्रेशन हम क्या करेंगे, हम पहले तो एसिटाइलेशन करेंगे और इसका बनाएंगे अमाइड। अब हम इसको रिएक्ट कराएंगे HNO3 के साथ, ठीक है। और ये अटैक कहां करेगा, मेजर पैरा पोजीशन पे। और इसको दोबारा हटाना हो तो क्या करेंगे, एसिड या बेस के प्रेजेंस में, यानी कि HN या OH के प्रेजेंस में रिएक्ट कराएंगे और हमें मिल जाएगा पैरा नाइट्रो एनिलीन, मिल जाएगा। चलो आगे चलते हैं, फिर से एनसीईआरटी पे आ जाओ। सल्फोनेशन, एनिलीन रिएक्ट्स विद concentrated sulfuric acid to form anilinium hydrogen sulfate which on heating, हीट करने पर पानी छोड़ देता है, ठीक है। ये लिख लो 453 to 473, ये मैंने लिखा नहीं, पीछे जाओ। ये रहा, हीट 453 to 473 केल्विन, ये पानी छोड़ देता है, ठीक है। और बनाता है ज्वीटर आयन, ठीक है। आगे चलते हैं, ज्वीटर आयन में दो हिस्से हैं, एक बेसिक और एक एसिडिक। आगे, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, एनिलीन डज नॉट अंडरगो फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन, यानी कि एल्काइलेशन और एसिलेशन ड्यू टू द सॉल्ट फॉर्मेशन विद एनिलीनियम क्लोराइड, द लुईस एसिड व्हिच इज यूज्ड एज कैटलिस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे जो लुईस एसिड था ये उसी के साथ रिएक्ट कर जाता है एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ। ड्यू टू दिस नाइट्रोजन of the anilinium acquires positive charge and hence act as a strong deactivating group for the further reactions, ठीक है। तो ये फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं करता, इस बात का ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हुआ आपका एनिलीन चैप्टर समाप्त। बस एक चीज रह गई है इसमें, वो जो मैंने छोड़ा था बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, उसको और देख लो, फिर उसके बाद ये समाप्त। देखो क्या है ये है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। अब देखो ये क्या क्या चीजें बना सकता है। बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट लो और पहले इसको रिएक्ट कराओ कॉपर के साथ, कॉपर के साथ HCl या HBr, तो क्या दे देगा आपको ये दे देगा C6H5Cl, ठीक है, क्लोरोबेंजीन या C6H5Br, नाइट्रोजन बाहर। इसे क्या कहते हैं हम, गेटरमान रिएक्शन, ठीक है। तो नेम रिएक्शन है। दूसरा, दूसरा आप इसको कॉपर के क्लोराइड या कॉपर के ब्रोमाइड के साथ HCl और HBr के साथ रिएक्ट कराओ, ये फिर आपको यही देगा, लेकिन इस बार नाम आ गया सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। तीसरा, आप इसको KI के साथ रिएक्ट कराओ, और हीट कर दो, यह आपको देगा बेंजीन के ऊपर आयोडीन, ठीक है, C6H5I, आइडोबेंजीन, और नाइट्रोजन बाहर निकाल देगा। चौथी रिएक्शन, आप इसको फ्लोरीन के साथ रिएक्ट कराओ, HbF4,
और हीट कर दूं तो ये आपको क्या देगा, बेंजीन के ऊपर फ्लोरीन, ठीक है, नाइट्रोजन बाहर। इसे कहते हैं स्कीमान रिएक्शन। पांचवी रिएक्शन, इसे आप वार्म वाटर के साथ रिएक्शन कराओ, तो ये आपको देगा फिनॉल। छठी रिएक्शन, इसको आप HPO3 के साथ, मेरे को एक बार चेक कर लेने दो, H3PO2 के साथ रिएक्ट कराओ, ठीक है, H3PO2 के प्रेजेंस में पानी के साथ, तो ये आपको देगा बेंजीन। या इथेनॉल के साथ करा लो आप, तो भी बेंजीन देगा ये आपको। ठीक, अच्छा एक बार देख लेते कोई रिएक्शन बची। HBF4 के साथ जो कॉम्प्लेक्स बना था उसको अगर NaNO2 के साथ रिएक्ट कराओ, इसको मैं यहां दिखा देता हूं, जगह कम है, देखो इसको आप रिएक्ट कराओ HBF4 के साथ, कॉम्प्लेक्स बनाओ N2BF4, और फिर रिएक्ट कराओ कॉपर की प्रेजेंस में NaNO2 के साथ, तो ये बेंजीन के ऊपर लगा देगा नाइट्रो। तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है क्योंकि इसने बेंजीन के ऊपर काफी सारे रिएजेंट लगा दिए। तो बेंजीन के ऊपर नाइट्रो लगा दिया, बेंजीन के ऊपर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन यानी कि सारे हैलाइड लगा दिए, खाली बेंजीन दोबारा दे दिया, बेंजीन के ऊपर OH लगा दिया, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट रिएजेंट है ये, किसके लिहाज से, कन्वर्जन के लिहाज से, ठीक है। वैसे इस साल ये डिलीट हो गया लेकिन आपको छोड़ना नहीं है इसको। तो यहाँ आपका ये चैप्टर होता है समाप्त।